हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन प्रमुख वेपन सिस्टम्स की जो कि हमने अमेरिका से लिए हैं। रिस्क फैक्टर को दिमाग में रखते हुए कि अगर फ्यूचर में अमेरिकन वेपन सिस्टम्स को लेकर सपोर्ट देना बंद कर देता है तो हम पर कितना बड़ा रिस्क हो सकता है और इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उन वेपन सिस्टम्स की जो कि यूनिक है और जिनका रिप्लेसमेंट मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पहले नंबर पर आता है हमारे कार्गो लिफ्ट की बैकबोन C-17 ग्लोबमास्टर 3। तो इनको हम 11 के नंबर में ऑपरेट करते हैं और जितने नंबर्स हमको चाहिए उनसे कम ही ये प्लेटफॉर्म है। इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है ये 75 टन के अप्रॉक्स की है, जो कि इनके किसी भी कॉम्पिटिटर को सरपास करती है। और इंडियन एयरफोर्स द्वारा बहुत समय से इनके ऑल्टरनेटिव्स देखे जा रहे हैं पर हमें अभी तक कुछ मिल नहीं पाया है, इसलिए इनकी प्रोडक्शन लाइन को रीस्टार्ट करने तक की बात चलाई जा रही है, पर वो भी अभी अनसर्टेन है। और ये प्लेटफॉर्म हमारी एयरलिफ्टिंग कैपेबिलिटी की बैकबोन बने हुए हैं और रिक्वायरमेंट यहाँ पर ऐसी है कि जैसे ही अगर इनकी प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट होती है तो इंडियन एयरफोर्स सबसे आगे होगी इनको दोबारा से ऑर्डर करने के लिए। दूसरे नंबर पर जो हेलीकॉप्टर आता है ये इनका CH-47F चिनूक है। तो ये एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, डिफिकल्ट टेरेन में लैंड कर सकता है, वहां से टेक ऑफ कर सकता है और 10 टन के अप्रॉक्स का पेलोड कैरी कर सकता है। इनको मैंने लिया गया था M777 अल्ट्रालाइट हाउविट्जर्स को कैरी करने के लिए, पर ये स्पेशल ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें पूरी कॉम्बैट रबर राइडिंग क्राफ्ट जो है वो सीधे घुस जाती है। साथ ही ये एक बार में 33 से 55 ट्रूप्स तक कैरी कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक हेलीकॉप्टर है और दुनिया में ऐसा दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं है, इसलिए इसका ऑल्टरनेटिव भी आपको नहीं मिलेगा। बाकी मैक्सिमम रेंज भी आपको 740 किलोमीटर की मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो परफॉर्मेंस वाइज एक काफ़ी डिजायरेबल प्लेटफॉर्म है और खाली हम इनको 15 के नंबर्स में ऑपरेट करते हैं, पर जिस हिसाब से इनका यूटिलाइजेशन चल रहा है इनके ज़्यादा नंबर एक्सपेक्ट किए जाते हैं। साथ में इनके M777 की बात कर लें तो M777 अल्ट्रालाइट हाउविट्जर भी अपने आप में यूनिक है, लेकिन इनके ऑल्टरनेटिव्स भी बनाए जा रहे हैं और इंडिया में खुद इनके ऑल्टरनेटिव मौजूद है। भारत फोर्स द्वारा खुद अल्ट्रालाइट हाउविट्जर को बनाया गया है जो कि 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर के राउंड्स को फायर करने में सक्षम है, पर वजन वहां पर थोड़ा ज्यादा है। बाकी इंडियन आर्मी का जो प्रेफरेंस है ये M777 ही थी। ये एक्स कैलिबर राउंड्स को भी फायर करने में सक्षम है, जो कि प्रिसाइजली 40 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को हिट कर सकते हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में भी इनका इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव मिल तो सकता है पर कैपेबिलिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। चौथे वेपन की बात करें तो ये इंडियन नेवी का P-8I है। तो ये एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि बोइंग के 737 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये काफ़ी कैपेबल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और यूनिक है, आपको इसके ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेंगे। इनकी परफॉर्मेंस से इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हमने फेस किए हैं इनके इंडक्शन के बाद उन सब में इनका इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इंडियन नेवी ने इनको एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। ये मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए तो काम आते ही हैं, साथ ही साथ ये एंटीशिप रोल में भी यूज़ करे जा सकते हैं। इनके सेंसर्स की जो कैपेबिलिटी है ये अनमैच्ड है। इनके सेंसर्स 400 किलोमीटर के ऊपर तक टारगेट को स्कैन कर सकते हैं, तो इसका भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। हमारे द्वारा खुद मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं जो कि C-295 पर बेस्ड होंगे, लेकिन वो इससे कैपेबिलिटी में एक स्केल नीचे आएंगे। बाकी बात करें इंडियन नेवी द्वारा जो प्रिक्योर किए गए MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर हैं, ये भी वन ऑफ द काइंड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं। डेफिनेटली इनके ऑल्टरनेटिव्स आपको यूरोपियन मार्केट में मिल जाएंगे, पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं इनके कंपैरिजन में। जैसे कि आप यूरोपियन NH-90 को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। काफ़ी कैपेबल भी हैं पर उतने ही एक्सपेंसिव भी हैं। MS-60 के साथ आपको बेस्ट वैल्यू मिलती है, पर इसको हम उस कैटेगरी में नहीं डालेंगे जहां पर आपको ऑल्टरनेटिव ना मिले। अनफॉर्चुनेटली रशिया के केस में इस मामले में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, अभी भी ये अपनी विंटेज फ्लीट को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी फ्यूचर की बात करें तो हमारे द्वारा IMRH को बनाया जा रहा है जिसका नेवल वर्जन भी होगा जो कि इसी कैटेगरी का आएगा। तो फ्यूचर में हमारे पास खुद का ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि MS-60 को रिप्लेस कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको इसका ऑल्टरनेटिव अल्टीमेटली मिलने वाला है। फिर बात करें इंडियन एयरफोर्स के C-130 सुपर हरक्यूलिस की, तो ये भी एक काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि इसका ऑल्टरनेटिव आपको नहीं मिलेगा। इवन हमारे द्वारा खुद MTA प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत हम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं, जहां पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है। इवन ब्राज़ील द्वारा C-390 ऑफर किया जा रहा है जो कि टर्बो फैन पार्ट एयरक्राफ्ट है और इससे ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है। इवन अगर हम एयरबस के A400M की भी बात करें, वो कैपेबिलिटी में इनसे कम से कम 2 स्केल ऊपर है और इवन ब्रिटेन द्वारा तो इनके हरक्यूलिस A400 से रिप्लेस किए गए हैं। ये एक्सपेंसिव ज़रूर है पर उसी हिसाब से आपको कैपेबिलिटी भी मिलती है, तो यहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं है। फिर बात आती है A64 अपाचे की, जो कि हाल ही में हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो A64 अपाचे काफ़ी कैपेबल हेलीकॉप्टर्स हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर माने जाते हैं।
सेंसर्स के मामले में भी बहुत आगे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इवन अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, खासकर अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो रशिया की प्रोग्रेस वहाँ पर काफ़ी अच्छी है। इनके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं, चाहे ये मी-28 हो, चाहे ये कामोव का का-52 हो। मी-28 की बात करें, जो कि इसका डायरेक्ट राइवल माना जाता है, वो ट्रू सेंस में फ्लाइंग टैंक है। इवन रशिया द्वारा उसके वेपन पैकेज को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया गया है, तो अब वो हेलीकॉप्टर्स अच्छे खासे नंबर में स्टैंड ऑफ वेपन्स को भी फायर करने में सक्षम है। और शुरुआत में जिस तरीके की लॉस रशिया को इन हेलीकॉप्टर्स के साथ फेस करनी पड़ी थी, उसको पलट दिया गया था इनके वेपन पैकेज में तब्दीली करके, और ये बिल्कुल अपाचे से कंपेयर किए जा सकते हैं। इवन कामोव का-52 को भी हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो अगेन रशिया यूक्रेन वॉर में अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हेलीकॉप्टर्स वैसे भी हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं, इन्हें प्लेन्स में ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि चाहे अपाचे हो, चाहे रशियन मी-28 या कामोव का-52 हो, ये दोनों ही हायर एल्टीट्यूड पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास परेशानी नहीं है। बात करें MQ-9 UAVs की, तो ये काफ़ी कैपेबल UAVs हैं। इनकी डील हमने हाल ही में साइन करी है, पर ऐसा नहीं है कि इनके ऑल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं है। इजराइल द्वारा हेरॉन TP को बनाया जाता है, जो कि इतने ही कैपेबल है। परफॉर्मेंस वहाँ पर भी आपको सिमिलर मिल जाएगी, तो उनके भी रिप्लेसमेंट है। हाँ, यहाँ पर जो की है वो ये है कि हम खुद का मेल UAV बना रहे हैं, जिसको लेकर हम इस प्रोग्राम पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। तो MQ-9 के साथ हमें जनरल एटॉमिक्स का असिस्टेंस मिलेगा अपने खुद के मेल UAV प्रोग्राम में, जो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। ड्रोन्स के ऑल्टरनेटिव्स हम देख सकते हैं, अवेलेबल भी हैं। तो अल्टीमेटली जो बड़े वेपन्स हम अमेरिका से लेकर आ रहे हैं या फिर जिन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें अगर हम 1-2 को हटा दें, तो बाकी सबके आपको ईजिली ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, जिसमें C-17, बोइंग P-8 और CH-47F चिनूक, इनके रिप्लेसमेंट आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी सबके आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर परेशानी नहीं है, परेशानी है इंजन्स के साथ, और इसलिए हमने स्पेसिफिकली उसको एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो हमारे LC-33 प्रोग्राम में अमेरिकन इंजन लग रहे हैं, 33 Mark II के प्रोग्राम में अमेरिकन इंजन लग रहे हैं, और AMCA प्रोग्राम में भी इनिशियली अमेरिकन इंजन ही लगेंगे। तो अगर यहाँ पर अमेरिका अपना सपोर्ट पीछे खींच लेगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम इससे अफेक्ट होंगे। और यहाँ पर एरो इंजन्स की तो बात होती है, पर मरीन इंजन्स की कोई बात नहीं करता है। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें अमेरिकन LM-2500 इंजन्स लगे हुए हैं, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ही बनाए जाते हैं, और ये इंजन्स नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स में भी लगे हुए हैं, जो कि हम 7 के नंबर में ऑपरेट करेंगे। इवन अर्लियर प्रोजेक्ट 17, जो कि शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स हैं, उनमें भी LM-2500 इंजन ही लगे हुए हैं। तो ये परेशानी की बात है कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में इनके इंजन्स यूज कर रहे हैं, और अगर ये अपने इंजन को लेकर सपोर्ट बंद कर देते हैं, तो हमारे डोमेस्टिक वेपन्स जो हैं ये बंद पड़ जाएंगे। और परेशानी की बात यहाँ पर यह है कि आपको तुरंत ऑल्टरनेटिव भी नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेटिव मौजूद ज़रूर है, पर ये रिमोट की बैटरी नहीं है कि आप लाकर दूसरी लगा देंगे। उसको समय लगता है, कम से कम सालों आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा किसी तरीके से रेट्रोफिट करने के लिए एक नया इंजन। तो ये हमने L1 के चक्कर में बहुत बड़ी गलती करी है, अपने स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस को ध्यान में ना रखते हुए, और यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिव्स देखना जरूरी है। बाकी जो यूएस के साथ हमने फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स साइन किए हैं 2016 से लेकर 2020 तक, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट यूएस हमें प्रोवाइड करा रहा है लेमोआ, कॉमकासा, ईसा और बेका के अंतर्गत, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हुआ है, स्पेशली मैरीटाइम डोमेन में। तो अगर यूएस द्वारा कार्डसा लगा दिया जाता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और इसलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि इंडिया अपनी ISR कैपेबिलिटी को बेटर करे, ज़्यादा सैटेलाइट्स हम लॉन्च करें, और साथ में ज़्यादा ISR प्लेटफॉर्म्स को हम सर्विस में इंडक्ट करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।